नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अफ़गानिस्तान के तालिबान को लेकर भारत में जो खबर आई और आज ज़्यादातर ई पोर्टल्स ने ये न्यूज़ बनाई है कि मोदी सरकार अब तालिबान के साथ बात करेगी। वाजपेयी सरकार की बनाई हुई पॉलिसी, जब कांधार का प्रकरण हुआ था तो वाजपेयी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि हम तालिबानियों के साथ कोई बात नहीं करेंगे। और ऐसा कहते हैं कि पिछले 21 वर्ष से उस पॉलिसी पर भारत अड़ग है कि वो कुछ भी हो जाए तालिबान से बात नहीं करेगा, अफ़गानिस्तान में चुनी हुई सरकार से बात करेंगे या अफ़गानिस्तान के दूसरे पक्षों से बात करेंगे, लेकिन तालिबान से बात नहीं करेंगे। अब मोदी सरकार ने एकदम पॉलिसी शिफ्ट की है अफ़गानिस्तान को लेकर और ऐसी न्यूज़ें आई हैं, हालांकि किसी भी न्यूज़ एजेंसी ने अथॉरिटेटिव रूप से ये नहीं कहा है कि वाकई में मोदी सरकार की तालिबान से बात हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बैक टू बैक मोदी सरकार के एक सेक्रेटरी अफ़गानिस्तान पिछले महीने गए थे और अफ़गानिस्तान में उन्होंने अफ़गानिस्तान सरकार के साथ बात की और तालिबान के साथ भी संपर्क किया। पॉलिसी शिफ्ट के रूप में इसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अगर वाकई में ये पॉलिसी मैटर है तो, अगर वाकई में भारत सरकार मिली है तो, यदि अगर वाकई में भारत सरकार तालिबान से बात करना चाहती है तो। अब इसको हम लोग आज एनालाइज करने का प्रयास करते हैं कि आखिर यूएस ट्रूप्स वहाँ से जा रहे हैं। पहले तो मई में ये घोषणा हुई थी, लेकिन अभी मई से लेकर सितंबर तक यूएस ट्रूप्स धीरे धीरे वहाँ से जाएंगे। इस बात को लेकर मैंने पीछे एक पूरा डिस्कशन किया था और उस डिस्कशन में ये कहा भी था कि पाकिस्तान जो भारत को ये धमकियां दे रहा है कि और पूरे विश्व को, यानी कि यूएस को भी धमकी दे रहेगा अब, क्योंकि इमरान खान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो अब यूएस को ये धमकियां दे रहे हैं कि अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर का विषय न सॉल्व किया, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए को रीस्टोर न किया गया तो पाकिस्तान तालिबान से जो उनका गठबंधन है या तालिबान के साथ जो उनकी वार्ता है उसको लेकर अफ़गानिस्तान का सहयोग नहीं करेगा और यूएस का भी सहयोग नहीं करेगा। ये ध्यान में रखते हुए दूसरी बात इधर से ये निकल कर आई थी कि पाकिस्तान जिस प्रकार टूट रहा है और टूटे हुए पाकिस्तान को विश्व का कोई भी कंट्री कोई भी दान देने को तैयार नहीं है। हालांकि रमज़ान में मैंने कई बार कहा कि रमज़ान के महीने में सऊदी अरबिया ने 1800 बोरियां अनाज की दी थी, चावल की दी थी, ताकि लोग रोज़ा इफ्तार कर सकें और कम से कम रमज़ान के महीने में लोग भूखे ना मरें। ऐसी सिचुएशन में जब पूरा वर्ल्ड उनका सहयोग न कर रहा हो तो चीन से सहयोग उनको मिल रहा है और इन सब का कारण हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे विश्व को कन्विंस कर रखा है कि पाकिस्तान की किसी प्रकार से मदद नहीं करनी है और पाकिस्तान को यहाँ तक उन्होंने खेला कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड कंट्री, टेररिस्ट कंट्री घोषित करना चाहिए। हालांकि उस पर बड़े प्रयास भी हुए थे। आपको याद होगा कि साउथ एशियन स्पीकर्स की जो बैठक मालदीव में हुई थी उसमें भी भारत ने यही पक्ष रखा था और भारत के प्रधानमंत्री ने बाकायदा यूएनओ में ये अपना पक्ष रखा था और कहा था कि जिन कंट्रियों के द्वारा टेररिस्टों को मदद की जाती है क्यों ना उन कंट्रियों को टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री घोषित कर दिया जाए और उनको टेररिस्ट कंट्री ही घोषित कर दिया जाए। ये सब कुछ जब चला तो पूरे विश्व ने मोदी जी का साथ दिया और पाकिस्तान लगभग केवल घोषणा करना बाकी है। हालांकि FATF में उसका पैसा रोक दिया गया, वर्ल्ड बैंक ने उसका पैसा रोक दिया, मतलब जो दे सकते थे देते थे। उस समय की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के नाम से जो वहाँ धन जाता था वो रोक दिया था और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये घोषणा की थी कि हम उस पॉलिसी पर, ट्रंप की पॉलिसी पर अड़े हैं। यानी कि पाकिस्तान के पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा तो वो चाइना के खेमे में जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पूरे विश्व ने यह प्रयास किया कि क्यों ना भारत के साथ किसी प्रकार से पाकिस्तान को रिज्यूम करवा दी जाए, खास तौर से इस्लामिक कंट्रियों ने, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियों को भारत से तो कोई ख़तरा है नहीं, लेकिन इस्लामिक कंट्रियों को ख़तरा है चाइना से, क्योंकि चाइना ये संभव है कि पाकिस्तान को पूरा हड़प जाए। ऐसा भी मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर उस पर रिकॉर्ड किया था और कहा था कि पाकिस्तान का बच्चा जो पैदा होने वाला बच्चा है वो लाखों रुपए कर्ज में है चीन के, यानी कि पाकिस्तान की जो टोटल वेल्थ है उससे बहुत ज़्यादा, उससे 109%, 110% पाकिस्तान कर्जे में है। ऐसी परिस्थिति में UAE जैसे कंट्रियों को लग रहा था
कि ऐसा ना हो कि चीन पाकिस्तान में घुस जाए। इसको ध्यान में रखते हुए भारत के साथ भी उसने वार्ता करनी शुरू करवाई। भारत ने भी बात, ऐसा कहा गया कि भारत, यूएई ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि भारत के साथ पाकिस्तान का बैक टू बैक वार्ता करवाने का वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका कारण मेन ये भी रहा कि चीन अगर उधर घुस आएगा तो फिर हिंदुस्तान के लिए और ज़्यादा समस्या होने वाली है। इसलिए चीन को रोकने के लिए पाकिस्तान को सस्टेन करना इस समय ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी मौत मरे, अपनी मौत टूटे। लेकिन पाकिस्तान ने उस समय भी, उस वार्ता के बाद भी पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि भारत के साथ कोई भी संबंध तभी बनेगा जब जम्मू कश्मीर का विषय सॉल्व होगा और जम्मू कश्मीर में कम से कम आर्टिकल 370 35 कैपिटल ए रीस्टोर करेगा। अब रीस्टोर करने की ये जो बात कही गई, इस पर ही यूएस ने जब अपने आप को विड्रॉ करने की बात कही अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान चूंकि मेन फैक्टर है और उस वार्ता का भी फैक्टर है, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये चूंकि अफगानिस्तान से लगे हुए सीधे सीधे टेरिटरीज हैं ईरान सहित, तो इन टेरिटरियों के, इन देशों के लोगों का समन्वय होना आवश्यक था। पाकिस्तान जो कि मेन फैक्टर है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के साथ पाकिस्तान की बहुत अच्छी इंटीमेसी है। दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये तो कंट्री टेररिस्ट है और टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड हैं। और आपको याद होगा कंदहार जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो भी तालिबान ने पाकिस्तान के आतंकवादियों का भरपूर साथ दिया था और भारत को कुछ आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। अब ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में घुसा हुआ है, इस्लाम के नाम से घुसा हुआ है, और उसका मुख्य कारण है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर के जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली इंडियन फैक्टर हैं। इन सभी को हिंदी कहा जाता है, इन सबको मुसलमान न कह के हिंदी कहा जाता है और इनको त्रयम दर्जे का वैल्यू दी जाती है। हालांकि मुसलमानों में मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि संसार भर में लगभग 900 फ़िरके हैं और वो 900 फ़िरके आपस में बात करना तो बहुत दूर की बात है, खून पीना चाहते हैं। तो जब पाकिस्तान के अंदर ही 150 प्रकार के फ़िरके हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, तो अफ़गानिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से पहले मुसलमान बने, जो अपने आप को पठान कहते हैं, जो अपने आप को पश्तून कहते हैं, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान कहते हैं और पठान का बच्चा। अब पठान का बच्चा इमरान खान भी अपने आप को कहते थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ। पठान का बच्चा मतलब बिल्कुल सच्चा मुसलमान होगा। तो जब सारे मुसलमान यही क्लेम करते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, तो अफ़गानिस्तान के लोग अपने आप को उनसे बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। अब ये श्रेष्ठता की लड़ाई, अब वो अलग बात है कि अफ़गानिस्तान गृह युद्ध झेल कर आया है। अफ़गानिस्तान, रशिया और अमेरिका, तालिबान, इन सब के बीच में एक खिचड़ी बना रहा और लंबे समय तक आतंकवाद का पोषण वहाँ पर रहा। लेकिन उस आतंकवाद के पोषण का मुख्य जिम्मेवार अगर कोई कंट्री था तो वो पाकिस्तान था। इसलिए पाकिस्तान का वहाँ अच्छा इन्फ्लुएंस हो गया और एक बड़ी संख्या जो इस्लाम के नाम से वहाँ लड़ रही थी, गृह युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो पाकिस्तान के संपर्क में थी, खासतौर से तालिबानियों का। क्योंकि तालिबानियों को किसी समय ट्रेंड करना, ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिस समय अमेरिका गए थे ट्रंप प्रशासन से मिले और ट्रंप प्रशासन ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, तो जुल्लाहट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान तैयार किए थे या जो वहाँ आतंकवादी तैयार किए जाते थे, वो अमेरिका की शह पर, अमेरिका के पैसे से पाकिस्तान में तैयार किए जाते थे। अब ये जब पाकिस्तान स्वयं डिक्लेयर कर चुका है और अमेरिका तो खुला कहता है कि पाकिस्तान के संबंध हैं उनके साथ, तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को ऐसा लगा होगा कि अगर हम वहाँ से हटेंगे तो तालिबानियों के साथ जो वार्ता करनी है या जो कंट्रोल करना है, वो पाकिस्तान अच्छा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान तो नेगोशिएशन स्टेज पर है। उसको लगता है कि पाकिस्तान जब अगर बीच में आएगा और यूएस का रोल प्ले करेगा तो हम अपना उल्लू क्यों ना सीधे कर लें, और उसने कश्मीर की शर्त रख दी। अब मोदी प्रशासन के पास इसके अलावा क्या रास्ता है? तो मोदी प्रशासन ये प्रयास भी कर चुका कि किसी तरह पाकिस्तान चीन से अलग हो जाए, लेकिन पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। अब मोदी सरकार ने, ऐसा कहा गया कि मोदी सरकार ने अब तालिबान अफगानिस्तान के साथ बैक टू बैक बात करने का सोचा है कि यूएस ट्रूप्स वहाँ से हटेंगे और पाकिस्तान उनका स्थान लेना चाहता है। तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाए, यानी कि तालिबान और पाकिस्तान मिल जाए और भारत के लिए भविष्य में एक बड़ा संकट खड़ा करे। क्योंकि
पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स जाने के बाद सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये है कि कश्मीर को मुक्त करवाना है, और नहीं तो आर्टिकल 35 कैपिटल है 370 को रिस्टोर करवाना है। अब चूंकि मंशा पाकिस्तान की ठीक नहीं लगी, इसलिए भारत सरकार ने बैक टू बैक बात करने की बात कही। लेकिन अब सवाल यहां पर आता है कि उस पॉलिसी का क्या होगा, कौन सी, उस पॉलिसी का क्या होगा जिस पॉलिसी के तहत भारत ने कहा था कि हम तालिबानियों के साथ ताउम्र कभी बात नहीं करेंगे, हम तालिबानियों को समाप्त होते देखना चाहते हैं। यह तालिबानी जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इस्लाम के नाम से लोगों को मारता है, उसके साथ हम कभी वार्ता नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के वो एक ग्रुप, पाकिस्तान में तालिबानियों के कई ग्रुप हो गए। एक ग्रुप जो बिल्कुल मूंछ कटाकर दाढ़ी बढ़ाकर महिलाओं को बुर्के में कैद करके महिलाओं को घर से नहीं निकलने देना है, और वो सब कुछ जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन वो करता है उसके अनुसार चलाना चाहता है। लेकिन दूसरा गुट वहाँ पर ऐसा भी है जो कि लिबरल है, और वो नेशनलिस्ट अफगानिस्तान कहते हैं अपने आप को। वो कहते हैं कि हम तालिबान अफगानिस्तान हैं, हम तालिबान ISIS का फैक्टर नहीं है, हम तालिबान अफगानिस्तान है और नेशनलिस्ट अफगानिस्तान हैं। इसलिए हमारा संसार के किसी भी फैक्टर से, चाहे वो ईरानी फैक्टर हो, चाहे वो पाकिस्तानी फैक्टर हो, और चाहे दूसरी ISIS की दूसरे फैक्टर्स हों, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें वेलविश अगर किसी की सोचनी है तो वो अफ़गानिस्तान की सोचनी है। और अफ़गानिस्तान का उस ग्रुप का ऐसा मानना है कि अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग कंट्री है जो अफ़गानिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरवेन करता है। ऐसा मानने वाले ग्रुप जिसके जो इस समय जो लीडर हैं वो हैं अब्दुल बहादुर, अब्दुल बहादुर के साथ वार्ता करना भारत ने शुरू किया है, जो एक डिफरेंट फैक्टर है और भारत की एक शर्त है। ऐसा मैं लेकिन ये बार बार कह रहा हूं कि सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने ये खबर बनाई है कि भारत ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ बनाई है, तो कुछ सत्यता हो भी सकती है, लेकिन किसी ने भी ये पुख्ता रूप से इसको वेरीफाइड नहीं किया है, इसलिए मैं भी इसको वेरीफाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो बहुत सारे लोगों ने लिखा उसके आधार पर जो एनालॉजिकल डिडक्शंस हो सकते हैं, एनालिसिस हो सकती है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब अफगानिस्तान का वो तालिबान ग्रुप जो पाकिस्तान को अपना विरोधी मानता है, क्यों विरोधी मानता है उसको भी जानने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो लैंड है, जैसे और ख़ास तौर से जो खैबर पख्तून का एरिया है और बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान की टेरिटरी, अफ़गानिस्तान का मानना है कि बलूचिस्तान की बड़ी टेरिटरी अफ़गानिस्तान की है, जो पाकिस्तान ने इल्लीगली 1947 के बाद कब्जा कर लिया, क्योंकि उनके कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहे थे रियासतों के साथ, और रियासतों पर उन पे आपस में जंग चल रही थी इस बात की कि नहीं ये रियासतें अफ़गानिस्तान की हैं। वो रियासतें अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुकी थी। अब इंडिपेंडेंट घोषित करने के, जो कि हम सब जानते ही हैं कि इस्लामिक सिस्टम में कैसे चलता है, कुछ राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, कुछ में गृह युद्ध चलता है, कुछ एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बैठती है, राज्य आते जाते रहते हैं, बिल्कुल मुगलिया शासन जैसे होता था कि इसको जीत लिया, उसको जीत लिया, इसको कर लिया, उसको कर लिया, यहाँ अपना गवर्नर बैठा दिया, फिर उस गवर्नर ने ही विद्रोह कर दिया। ये सब कंट्रियों में चलता ही रहता है। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था और परंपरा है इस्लामिक कंट्रियों में, तो फिर अफगानिस्तान के वो क्षेत्र जो मकरान के नाम से जाने जाते हैं, खरान के नाम से जाने जाते हैं, या फिर सिस्तान बलूचिस्तान जो कि आज ईरान के कब्जे में है, और ये खैबर पख्तून या पख्तूनख्वा, ये जो एरिया हैं, इन पर अफ़गानिस्तान अपना क्लेम करता है कि ये पख्तून और मकरान और खरान, ये सब एरिया कभी अफ़गानिस्तान में लगते थे, जो पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया। मैं उसका थोड़ा सा यहाँ पर चिंतन करूँगा कि जो आज का बलूचिस्तान है वो एक्चुअली बलूचिस्तान नहीं है, वो एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ नेम ऑफ बलूचिस्तान है। आज़ादी के समय पर वहाँ पर 5 रियासतें हुआ करती थीं, 4 रियासतें और
पांचवा ब्रिटिश बलूचिस्तान ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, और ये जो बाकी चार हैं वो इंडिपेंडेंट रियासतें होती थी, जिनको मकरान, खरान, लासबेला और कलात कहते थे। कलात आज भी युद्धरत है। कलात के आपको याद होगा कि अकबर वख्ती कि उनके वंशज आज भी भारत में शरण लिए हुए हैं। उनकी हत्या कर दी गई थी परवेज मुशर्रफ के टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के नवाब थे और वो वहाँ के सुल्तान थे, और उनकी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने। तो ये मकरान का क्षेत्र है, खरान का क्षेत्र है, लासबेला का क्षेत्र है या कलात का क्षेत्र है, ये चार अलग अलग रियासतें थीं, जिनमें से 3 रियासतों पर अफगानिस्तान अपना क्लेम बताता है, और खैबर पख्तूनख्वा पे भी अफगानिस्तान अपना क्लेम बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान की जो मूल भावना है वो पाकिस्तान से मैच नहीं खाती। परिस्थितियों बस पाकिस्तान उनको चूंकि ट्रेनिंग दे रहा था, आतंकवादी तैयार कर रहा था, कभी रशिया के खिलाफ तैयार कर रहा था और कभी अमेरिका के साथ मिलकर तैयार कर रहा था, इसलिए वो इनको भले ही इस समय थोड़ा सा सम पोजीशन दिखाई दे रही हो, लेकिन हकीकत में ये बैर जन्म से है। तो फिर जब भी अवसर अफगानिस्तान के लोगों को मिलता है, उनको किसी बड़े उसका साथ मिलता है, तो फिर पाकिस्तान के साथ उनकी नेचुरल दुश्मनी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान पर जब अमेरिका ने कब्जा किया तो उसके बाद वहाँ चुनाव करवाया गया, और चुनाव के बाद जो भी सरकार वहां पर बैठी वो लगातार पाकिस्तान के विरोध में काम करती रही और भारत के पक्ष में खड़ी रही। पाकिस्तान के से बड़ा अफगानिस्तान की आज की सरकार का कोई और दुश्मन नहीं है, क्योंकि आज की सरकार अफगानिस्तान का ये मानती है कि जितनी प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान में हैं उनमें से 90% प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान है, जिसने टेररिज्म समझाया, जिसने इस्लाम की परिभाषा बदली और इस्लामिक आतंकवाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध को लेकर गया। तो फिर ये जो दूसरा फैक्टर जो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ बात करना चाहता है, मोदी सरकार जिनसे बात कर रही है, मुल्ला बरादर का, यानी कि मुल्ला अब्दुल बरादर, इनका पूरा नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इनके साथ भी मोदी सरकार ने इसलिए मुझे लगता है हाथ मिलाया होगा क्योंकि ये ग्रुप नेशनलिस्ट है और ये पाकिस्तान को अपना नहीं मानता। अब 2 बातें यहां पर आती हैं। पहली बात ये आती है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का पूरा प्रभाव ना हो और ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में भी भारत विरोधी गतिविधियां चलें, तो फिर भारत सरकार को उससे नुकसान होने ही वाला है। इसलिए भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट करते हुए अफगानिस्तान के जो नेशनलिस्ट ग्रुप है, जिसने ये क्लेम किया है कि उसका ना ही सिस्तान बलूचिस्तान का मतलब है कि जो ईरान का पार्ट है, तो ना ही सिस्तान बलूचिस्तान या ईरान से कोई लेना देना है और ना ही उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना ही उनका आईएसआईएस से कोई लेना देना है। वो मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान का ग्रुप है, वो पूरे संसार में इस्लाम के शासन वाला नहीं है। उनको तो अपने अफगानिस्तान में ही स्वर्ग चाहिए। इस ग्रुप के साथ भारत ने जो बात करनी शुरू की है, और सत्ता परिवर्तन के बाद यानी कि यूएस के जाने के बाद अफगान सरकार जो आज बैठी हुई है और ये जो बरादर का ग्रुप है, ये दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। इसलिए भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट करते हुए पाकिस्तान से इनकी दूरियां बढ़ें और पाकिस्तान से जैसा चल रहा है 2001 के बाद, 2001-2 का मतलब होता है कि जिस समय पेट्रोनस टावर पर हमला हुआ और हमले के बाद अमेरिका में हमला हुआ आईएसआईएस का, और उसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका ने कब्जा किया, तब से वो ग्रुप वो जो सरकार है या वहाँ के लोग हैं वो पाकिस्तान को अपना विरोधी मानते हैं और पाकिस्तान में किसी प्रकार की शांति बहाल नहीं देखना चाहते और पाकिस्तान का कोई इंटरवेंशन भी नहीं चाहते। ये अवसर है कि यूएस वहाँ से निकलेगा और पाकिस्तान पुनः उसमें एंट्री मारेगा। वो पाकिस्तान वहाँ एंट्री मारे और कुछ गड़बड़ करे, उससे अच्छा ये है कि हिंदुस्तान की सरकार नेशनलिस्ट तालिबान ऑफ अफगानिस्तान के साथ वार्ता करके और वहाँ की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर पाकिस्तान को वहाँ से दूर करे। ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है और इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत ना ही कोई रिलीजियस व्यक्ति होता है और ना ही कोई देश दुश्मन देश होता है और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी खुली कह के
इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। और पाकिस्तान जिस प्रकार की धमकियां दे रहा है उन धमकियों से अच्छा है, या पाकिस्तान जिस प्रकार अफगानिस्तान में नेगोशिएशन कर रहा है या यूएस के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, उससे अच्छा है कि मोदी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ाकर अफगानिस्तान में अपना पैर उन तालिबानी जो कि सक्सेशन में आने वाले हैं या जो लिबरल ग्रुप है उस ग्रुप के साथ वार्ता बैक टू बैक करनी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि ये बेस्ट इंटरनेशनल पॉलिसी है जो भारत सरकार अडॉप्ट कर रही है। लोगों का ये भी, मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े जिन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी सरकार मुसलमान विरोधी नहीं है लेकिन देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के विरुद्ध में है, जो ये कहने वाले हैं कि केवल हम और कोई नहीं उनका विरोध करती है। लेकिन मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं। यही कारण है कि खाड़ी के ज़्यादातर कंट्रियों ने मोदी जी को स्वयं पार्टिकुलरली उनको अपने यहाँ का बेस्ट सिविलियन या जो ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो अवार्ड दे रखा है। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान वार्ता में अगर मोदी सरकार सफल होती है तो फिर ये उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर सेट होगा और भारत के लिए भी बड़ा पत्थर सेट होगा। ये भी संभव है कि वो वार्ता विफल हो जाए और उसका जो आग लगे उस आग से मोदी सरकार की ही उंगलियां जलें, लेकिन इस प्रकार के कदम उठाने तो पड़ेंगे ही, और इस प्रकार आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाकर कुछ करना भी पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या भारत सरकार ऐसा नहीं करती है और केवल अपनी पॉलिसी पर ही अडिग है ऐसा कह के वो वार्ता न करना शुरू करे, अफगानिस्तान में ना घुसे, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। आज की भारत सरकार टिट फॉर टैट और विश्व जैसा है, वैश्विक विश्व को वैश्विक तरीके से, युद्धकालीन विश्व को युद्धकालीन तरीके से, और संपर्क के या फ्रेंड्स को फ्रेंड्स की तरह से डील करने में माहिर है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को ढालती है, चेंज करती है और समय का लाभ उठाती है। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है जो पूरे देश को अप्रिशिएट करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।